हेलो क्लास फिफ्थ। आज मैं आपको लैंग्वेज का तीसरा पार्ट पढ़ाऊँगी, ठीक है। और जिसका नाम है शब्द। इसके पहले आप लोगों ने भाषा, लिपि, व्याकरण पढ़ा था, पहला पार्ट। फिर दूसरा पार्ट आपने वाक्य पढ़ा, फिर दूसरा पार्ट आपने वर्ण पढ़ा। फिर वर्ण के बाद जब हम वर्णों को मिलाते हैं तो हमारा शब्द बनता है। तो अब हमारा तीसरा जो पार्ट है उसका नाम है शब्द। तो शब्द पाठ की शुरुआत करते हैं। इसमें एक फ़ोटो बनी हुई है, एक पिक्चर है, जिसमें एक लड़का है और एक लड़की है। लड़का पूछता है आज क्या बनाया है, तो लड़की जवाब देती है आज खीर बनी है, ठीक है। ये है इसकी तस्वीर, ठीक है। ये तो मेरी से पूछ रहा है। तो बच्चों, जब हम अलग अलग ध्वनियों से बने वर्णों को मिलाकर बोलते हैं तो वे एक शब्द की रचना करते हैं जिसका एक विशेष अर्थ होता है। तो जैसे कि इन लोगों ने जो बातचीत की, जो शब्द बनाए, जो वाक्य बोल रहे हैं, उन वाक्यों में सबसे पहले हमारा वर्ण आया और वर्ण के बाद उससे हमारा बना एक शब्द, और शब्दों को मिलाकर हमारा बना एक वाक्य, जो कि यहाँ पर इन लोगों ने प्रयोग किया। आज क्या बनाया है, आ ज क्या है, आ हमारा स्वर है, ज हमारा व्यंजन है। ये दोनों मिलाकर हमारा क्या बन गया, एक शब्द बन गया। और उन शब्दों को मिलाकर इस पूरे वाक्य में 4 शब्द हैं। आज क्या बनाया है, ये हमारे 4 शब्द से एक वाक्य बन गया। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, शब्द। तो वर्णों को मिलाकर हमारा एक शब्द बना। दिए गए चित्र में पिताजी पूछ रहे हैं, अच्छा पिताजी पूछ रहे हैं कि आज क्या बनाया है। तो उनकी पुत्री मतलब उनकी बेटी प्रश्न को समझकर उत्तर दे रही है। पिता के प्रश्न में जिन वर्णों को मिलाकर बोला गया है वे एक क्रम से लगे हुए हैं। मतलब कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं तो एक सीरियल वाइज बोलते हैं हम ना। अब ये तो पूछेंगे नहीं है बनाया आज क्या, है ना, ये कोई सेंटेंस नहीं होगा। तो एक क्रम में हम यूज़ करते हैं। कोई भी वाक्य अगर बोलते हैं तो एक हम क्रम में बोलते हैं, एक सीरियल में बोलते हैं। इसी तरह पुत्री ने जिन वर्णों को जोड़कर जवाब दिया उससे भी सार्थक शब्द बने। सार्थक मतलब जिनका अर्थ हो, ठीक है। वर्णों को मिलाकर जो सार्थक शब्द बनते हैं, वर्णों को मिलाकर हम ऐसे शब्द बना रहे हैं जिनका अर्थ हो, वही हमारे शब्द कहलाएंगे। अगर वर्णों को मिलाकर कुछ भी बन रहा है, निरर्थक बन रहा है, तो वो हमारा शब्द नहीं कहलाता। जिनका शब्द बने, जिनका एक विशेष अर्थ है, इस तरह हम समझ सकते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्दों को 4 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक। तो शब्द के कितने भाग हैं हमारे, 4 भाग। पहला उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति मतलब ये शब्द हमारे बने कैसे। फिर है रचना के आधार पर कि इनका स्ट्रक्चर कैसे बना, मतलब किस तरीके से इसको हमें यूज करना है। फिर प्रयोग के आधार पर इन शब्दों का हमें यूज कहाँ कहाँ करना है और कैसे कैसे करना है। फिर है हमारा अर्थ के आधार पर, मतलब जिस शब्द का जो अर्थ निकल रहा है हमें कहाँ किस प्रकार प्रयोग करना है उस अर्थ का, तो हम फिर अर्थ के आधार पर करेंगे। मतलब 4, उत्पत्ति, रचना, प्रयोग और अर्थ। उत्पत्ति के आधार पर हम समझते हैं सबसे पहले का, तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे 4 प्रकार होते हैं, ठीक। पहला होता है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये हमारे 4 प्रकार होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो तत्सम शब्द जो होता है, इसमें लिखा हुआ है बुक में आपकी कि संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों, मतलब जैसे के वैसे, वैसे के वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अक्ष, आम्र, घृत, हस्त आदि, इनका हम हिंदी में भी बिल्कुल ऐसे ही प्रयोग
करते कभी कभी, ठीक है। जैसे कि आम्र मतलब आम, घृत मतलब घी, हस्त मतलब हाथ। तद्भव शब्द, अब हमारे जो तद्भव शब्द हैं वे शब्द जो निरंतर प्रयोग में लाने के कारण अपना रूप बदल कर प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। या तद्भव शब्द हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो तत्सम शब्द हैं हमारे संस्कृत के, उनका हिंदी में रूपांतर कर देना, वो भी हमारा तद्भव कहलाएगा। फिर देशज भाषा, देशज भाषा जो हम अक्सर अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं वो हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। देशज का अर्थ होता है देश में उत्पन्न। जो हमारे भारत में लोग अपने आपस में बात करते टाइम हम एक दूसरे से अधिकतर प्रयोग में लाते हैं जो भी शब्द, देशज का अर्थ देश में उत्पन्न। देशज शब्द वे शब्द हैं जो आम बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं। देश की विभिन्न भाषाओं के प्रभाव से देशज शब्दों का कोश भी बढ़ता रहता है। जैसे सवेरा, खिड़की, थैला, थोड़ा आदि हमारे देशज शब्द हैं, ठीक। विदेशी शब्द, अब विदेशी शब्द वो होते हैं जो हमारे भारत के नहीं होते। जैसे कि विदेशी भाषाओं के अनेक शब्द हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं, ये शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि स्कूल, स्कूल हिंदी नहीं है, ना तो हमारा भारतीय है, ये है हमारा अंग्रेजी शब्द। ट्रेन, ये भी अंग्रेजी। स्टेशन, मजबूत, मजबूत हमारा उर्दू है। बाकायदा, बाकायदा हमारा फारसी है, ठीक है, उर्दू में आ गए। तो हमारे भारतीय शब्द नहीं है ये हमारे विदेशी शब्द कहलाएंगे। फिर है हमारा दूसरा आया हमारा रचना के आधार पर। अब शब्द क्या होता है, रचना के आधार पर हमारे शब्द तीन तरह के होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा होता है रूढ़ शब्द। रूढ़ मतलब हमारा होता है जो ट्रेडिशनल वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जिसको हम बदल नहीं सकते। रूढ़ शब्द वे हैं जो ट्रेडिशनल हम सांस्कृतिक रूप से यूज़ करते हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि सूर्य, रूढ़ शब्द में आएगा। सूर्य को हम और कोई नाम नहीं दे सकते ना, सूर्य सूर्य ही रहेगा। उसको हम सूरज के अलावा उसके समानार्थक शब्द ज़रूर हैं, लेकिन सूर्य है जो कि चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि कथा, रात, रात भी नहीं बदल सकती ना। स्त्री, स्त्री को हम पुरुष नहीं कह सकते, आदि। यौगिक शब्द अब क्या होते हैं, यौगिक शब्द वो होते हैं जो योग का अर्थ सबसे पहले होता है कि दो चीज़ों का आपस में मिलना, ठीक। टोटल को हम योग कहते हैं, जो हम मैथ्स में काउंटिंग करते हैं उसके टोटलिंग करते हैं, तो जो टोटल लिखा होता है शब्द उसको हम हिंदी में योग कहते हैं। तो योग से बना हमारा यौगिक। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, योग मतलब मिलाकर बनते हैं, जोड़कर बनते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि सर्वाधिक, सर्वाधिक अब आप लोग सोच रहे हो कि ये तो एक ही शब्द है। सर्वाधिक मतलब सर्व, सर्व मतलब सबसे प्लस अधिक, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, सर्व प्लस अधिक। अब जैसे कि दूसरा शब्द है हमारा हिमालय, हिमालय भी एक ही दिख रहा है आपको, पर ये दो शब्दों के मेल से मिला है। और हाँ, दो शब्दों को मिलाकर जब बन रहा है तो पहले शब्द का भी अर्थ होगा और दूसरे शब्द का भी अर्थ होगा, और जब हम इसको मिलाएंगे तो ये भी मिलाकर भी एक सार्थक शब्द बनेगा। मतलब दोनों का अलग अलग भी अर्थ है, हमने जब मिलाकर एक बनाया तो भी हमारा इसका अर्थ होगा, ठीक। हिमालय मतलब जैसे हिम, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिमालय को मिलाकर बना हमारा हिम प्लस आलय हिमालय। आलय मतलब रहने का स्थान, हिम मतलब पर्वत, ठीक, हिम आलय।
योग रूढ़। अब हमारा आया तीसरा, योग रूढ़। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं किंतु उनका शाब्दिक अर्थ न होकर विशेष अर्थ होता है। मतलब जब दो या दो से अधिक शब्द मिल रहे हैं इसमें, अब योग रूढ़ में क्या है कि यौगिक मतलब दो शब्दों को मिलाकर बन तो रहा है, लेकिन उसका जो रूढ़ है मतलब ट्रेडिशनल वर्ड का, उसमें ट्रेडिशनल वर्ड्स को मिलाकर हमारा योग रूढ़ बन रहा है, योग शब्द, और जिसका अर्थ हमारा सेम उसी का अर्थ नहीं होगा, उसका तीसरा मीनिंग बता रहा है कुछ। जैसे कि अब समझिएगा, उदाहरण दिखा हुआ है, वीणा पाणी, अर्थात वीणा है जिसके हाथ में, मतलब सरस्वती। वीणा पाणी, पाणी मतलब जिसके हाथों में, पाणी मतलब हाथ, वीणा जिनके हाथों में वीणा है, तो हम सीधा सीधा यही नहीं लिख देंगे। तो योग रूढ़ में हम क्या बता रहे हैं कि ये कहते किसको है वीणा पाणी, किसको कहते हैं, सरस्वती माता को। ठीक, तो योग रूढ़, रूढ़ मतलब क्या होता है हमारा, वो शब्द तो बिल्कुल बदल नहीं सकते, और यौगिक मतलब दो शब्दों को मिलाकर जो बन रहा है। तो अब यहाँ पर है दो शब्दों को मिलाकर हमारा एक ट्रेडिशनल वर्ड बन रहा है, तो वो क्या बना हमारा, सरस्वती। फिर दूसरा शब्द है नीलकंठ। नीलकंठ मतलब जिसका कंठ, गला जो है नीला हो, तो कौन थे वो, शिव जी। फिर है हमारा दुखहर्ता सुखहर्ता, दुख हरण करने वाले और सुखदायक मतलब सुख देने वाले, तो ये किसे कहते हैं हम, गणेश जी को। ये हमारा हो गया सुखहर्ता दुखहर्ता। तो मतलब यहाँ पे जो शब्द बने हैं उससे अर्थ हमारा कुछ और निकल रहा है, जो कि हमारा ट्रेडिशनल है, जो कि रूढ़ है। फिर हमारा आता है तीसरा, प्रयोग के आधार पर शब्द किसे कहते हैं। तो प्रयोग के आधार पर हमारे शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जो कि लिंग वचन कारक काल के कारण उन शब्दों में परिवर्तन हो सकता है। विकारी शब्द में परिवर्तन होता है किसके कारण, लिंग वचन कारक, ठीक, और काल के अनुसार, इनके अनुसार हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, बदल सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अच्छा, ये प्रकार है, ठीक है। इसमें आपको उदाहरण नहीं दिया है, जैसे कि मान लो बालक है, इसमें उदाहरण नहीं दिया है, मान लो बालक है, ठीक है, तो बालक उस पार्क में उस मैदान में बालक खेल रहे हैं, तो हमें जब इसको विकारी शब्द में बदलना होगा तो हम ऐसे बदलेंगे कि अगर हमें बदलना है ना, विकारी शब्द बनाना है, तो उस मैदान में बालकों का एक झुंड खेल रहा है, तो बालक जो है ना, बालकों चेंज हो गया, मतलब एक से अधिक बालक हो गए ना वहाँ पे, ठीक। फिर अविकारी क्या होता है, हमारा दूसरा है, अविकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग कारक वचन काल के कारण बदलते नहीं हैं। जैसे कि जैसे हम उदाहरण बताते हैं, इसमें नहीं दिया है, जैसे पार्क में बालक तेजी से खेल रहे हैं, मतलब तेजी से फुटबॉल को, नहीं, पार्क में बालक धीरे धीरे खेल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो धीरे धीरे है ना, ये अविकारी है, क्योंकि धीरे धीरे चेंज नहीं होगा, धीरे धीरे ही यूज होगा, उसको धीरे धीरे नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे जो विकारी शब्द हैं चार प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और जो हमारे अविकारी हैं ये हमारे हैं क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अभी इसमें आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस इसको याद कर लीजिएगा कि कितने प्रकार के हैं। फिर है हमारा चौथा, अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, आपके में लिखा हुआ है 5 प्रकार के। पहला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाले शब्दों को, मतलब कि कोई शब्द है तो उसके और भी नाम हैं, तो वो एक ही समान अर्थ है, सबका एक ही अर्थ है, बस नाम अलग अलग है, तो हमारे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य के
सूर्य का क्या पर्यायवाची होगा? दिवाकर, दिनेश, ये पर्यायवाची होगा इसके। अब हमारा दूसरा है अर्थ के आधार पर विलोम। तो विलोम का क्या होता है? अर्थ का बिल्कुल उल्टा, ऑपोजिट। तो शब्द के उल्टे अर्थ को विलोम कहते हैं, जैसे सत्य का असत्य, समान का असमान। ठीक। फिर वाक्यांशों के लिए शब्द, मतलब एक वाक्यांश दिया हुआ है। वाक्यांश मतलब होता है एक वाक्य, पूरा एक वाक्य का अंश। तो उस वाक्य के लिए हम सिर्फ एक शब्द या दो शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, साथ पढ़ने वाला। तो ये पूरा एक वाक्यांश दिया हुआ था, वाक्य का एक अंश दिया हुआ, पूरा वाक्य भी नहीं है, ये एक वाक्य का अंश है और इसको हम प्रयोग करते हैं सिर्फ एक शब्द में, तो वो हमारा होता है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। से साथ पढ़ने वाला, जैसे सहपाठी, क्लासमेट को हम सहपाठी कहते हैं। फिर जिसका आदर किया जाए, आदरणीय। फिर हमारा चौथा भाग है अर्थ के आधार पर श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति सम मतलब होता है जो सुनने में हमें बिल्कुल एक जैसा लगे। श्रुति मतलब सुनना, सुनने में जो हमें एक जैसा लगे और जिसके अर्थ भिन्न हो, तो वो क्या कहलाएगा? श्रुति भिन्नार्थक शब्द। जैसे कि इसमें है हमारा ग्रह और गृह, सेम एक ही जैसा साउंड करता है, लेकिन एक ग्रह बोला जा रहा है और एक गृह बोला जाता है। एक में र की मात्रा है, एक में री की मात्रा है। ग्रह मतलब नक्षत्र, गृह मतलब घर। ऐसे ही कोश, कोश बिल्कुल सेम, कोश कोश। कोश मतलब जो हम देखो बोलने में कोश और कोश, एक षटकोण वाला है और एक शलजम वाला। तो जो षटकोण वाला श हो रहा है यूज कोश में, उसमें खजाना उसका अर्थ होता है, और जो दूसरा शलजम वाला श यूज हुआ है उसका अर्थ होता है संग्रह। फिर है हमारा पांचवा इसका प्रकार है अनेकार्थ शब्द, मतलब जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। जैसे पत्र का चिट्ठी, पत्ता, पत्र का पत्ता भी होता है और चिट्ठी भी होता है। अंबर का आकाश भी होता है और कपड़ा भी होता है। ये जो अनेकार्थी शब्द है और पर्यायवाची शब्द लगभग एक जैसे ही होता है। ठीक, तो ये हमारा पार्ट 3 शब्द पूरा खत्म हो गया। आप लोग को समझ में आया होगा ज़रूर। तो और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं इसका हम PDF आप लोग को सेंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।